नमस्कार दोस्तों, ये वीडियो एडिटोरियल कंपाइलेशन फॉर मेंस का पार्ट है। आप प्लेलिस्ट में जाके एडिटोरियल की वीडियोस पेपर वाइज और टॉपिक वाइज देख सकते हो। और अगर आप दिसंबर 2019 के बाद की वीडियोस को देखना चाहते हो तो वीडियो के नीचे मौजूद ज्वाइन बटन की सहायता से आप मेंबरशिप को ज्वाइन कर सकते हो। चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। आप जीएस पेपर 3 के इस टॉपिक से आर्टिकल को कनेक्ट कर सकते हो। ये चारों एस्पेक्ट्स हम शामिल करेंगे इस आर्टिकल के डिस्कशन में। सबसे पहले बात करते हैं कंटेक्स्ट की। हाल ही में इंडिया के एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर एस जयशंकर और नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोवल, इन दोनों ने सेशेल्स और श्रीलंका की यात्रा की। मकसद था इन देशों के साथ इंडिया के रिश्तों को मजबूत बनाना। देखो, पिछले कुछ समय में इंडियन ओशन में जो आइलैंड्स या फिर आइलैंड स्टेट्स हैं उनके ऊपर इन्फ्लुएंस इस्टेब्लिश करने के लिए विभिन्न देशों के बीच कंपटीशन चल रहा है, खास करके इंडिया, चाइना और यूएसए के बीच। और इंडिया, चाइना एंड यूएसए, इन तीनों में भी मुख्य जो कंपटीशन है वो तो देखो इंडिया और चाइना के बीच है। आप ये बताइए कि इंडियन ओशन में कौन से आइलैंड स्टेट्स आते हैं। इन मैप्स को देखिए और बताइए इंडियन ओशन में कौन से आइलैंड स्टेट्स आते हैं। श्रीलंका, मालदीव, सेशेल्स, मडगास्कर, मॉरिशस। वैसे रीयूनियन आइलैंड्स भी हैं, लेकिन रीयूनियन जो आइलैंड्स हैं वो आइलैंड स्टेट नहीं हैं, फ्रांस का हिस्सा हैं रीयूनियन आइलैंड्स। इसके अलावा इंडियन ओशन में कोमोरोस आइलैंड स्टेट भी आता है। कोमोरोस भी पहले देखो फ्रांस का पार्ट हुआ करता था। फ्रांस ने कोमोरोस को कॉलोनी बनाया था और एक आइलैंड तो ऐसा है जो फ्रांस ने अभी भी कोमोरोस को नहीं लौटाया है। तो इन आइलैंड स्टेट्स के ऊपर अपना इन्फ्लुएंस इस्टेब्लिश करने के लिए चाइना और इंडिया ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस प्रोवाइड करते हैं इन आइलैंड स्टेट्स को। अगर कोई विपत्ति आ जाए तो डिजास्टर रिलीफ ऑपरेशंस चलाए जाते हैं जल्द से जल्द। इन्वेस्टमेंट भी की जाती है इंडिया और चाइना के द्वारा, ताकि इन आइलैंड स्टेट्स को अपने पाले में किया जा सके, इनके ऊपर इन्फ्लुएंस इस्टेब्लिश किया जा सके। वैसे देखो, ये आइलैंड स्टेट्स साइड नहीं लेना चाहते इंडिया की या फिर चाइना की, या फिर चाइना और यूएसए में भी किसी एक को चूज नहीं करना चाहते, बट काफ़ी बार ऐसा हो नहीं पाता। तो इन आइलैंड स्टेट्स की जो डोमेस्टिक पॉलिटिक्स होती है वो तय करती है कि वो देश इंडिया की तरफ टिल्ट होगा या फिर चाइना की तरफ टिल्ट होगा। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर मालदीव में जब अब्दुल्ला यमीन प्रेसिडेंट थे तो मालदीव टिल्ट था चाइना की तरफ, बट उसके बाद मालदीव में इलेक्शंस हुए, मोहम्मद सोलेह प्रेसिडेंट बने, अब मालदीव टिल्ट है इंडिया की तरफ, आप कह सकते हो। टिल्ट का मतलब ये नहीं है कि मालदीव के रिलेशंस चाइना के साथ खराब हैं। चाइना देखो इतनी इन्वेस्टमेंट करता है, चाइना से कोई दुश्मनी मोल लेता नहीं है। वैसे भी चाइना अब बड़ी पावर है, यूएसए को चैलेंज कर रहा है। तो बहुत कम देश आपको ऐसे मिलेंगे जिनके रिलेशंस चाइना के साथ खराब होंगे। हालांकि कोविड-19 के बाद ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, इनके साथ चाइना के रिलेशंस खराब हुए हैं। कनाडा के साथ तो हालांकि पहले ही थे। आपको याद होगा हमने एक आर्टिकल डिस्कस किया था, जो चाइना की सबसे बड़ी टेलीकॉम कंपनी है उनके सीईओ को गिरफ्तार किया गया था कनाडा में यूएसए के कहने पर, और चाइना इससे काफ़ी चिढ़ गया था। तो कनाडा के 2 डिप्लोमेट्स को गिरफ्तार कर लिया गया था चाइना के द्वारा बिना बात के। तो इससे कनाडा बहुत ज़्यादा चिढ़ गया। तो दोनों देशों के बीच अभी रिलेशंस काफ़ी ख़राब हैं। और ऑस्ट्रेलिया के चाइना के साथ रिलेशंस कब खराब हुए थे? जब कोविड-19 के बाद ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री ने बोला था कि इंडिपेंडेंट जांच होनी चाहिए, कोविड-19 महामारी का ओरिजिन क्या है। तो चाइना इससे काफ़ी ज़्यादा नाराज़ हो गया था। तो खैर, ये तो हम लीक से हट गए। आते हैं फिर से आर्टिकल की तरफ। इंडियन ओशन रीजन में बड़े जो प्लेयर्स हैं, वैसे देखो इंडिया, चाइना, यूएसए, ये हैं सबसे बड़े प्लेयर्स तो, लेकिन कुछ रीजनल प्लेयर्स भी इंपॉर्टेंट हैं, जैसे इंडिया, बांग्लादेश, पाकिस्तान, ईरान, चाइना, म्यांमार, इसके अलावा यूएसए, फ्रांस। ये वो देश हैं जिनके स्टेक्स इन्वॉल्व हैं इंडियन ओशन में। अब आप पूछोगे कि यूएसए का क्या लेना देना इंडियन ओशन में? देखो, यूएसए सुपर पावर है, यूएसए का हर जगह लेना देना है, यूएसए के हर जगह स्टेक्स इन्वॉल्व हैं। फ्रांस का क्या लेना देना है? फ्रांस के तो रीयूनियन आइलैंड्स है ना, और एक कोमोरस का एक आइलैंड जो उन्होंने अभी भी नहीं लुटाया है। देखो, इंडिया ने फ्रांस के साथ लॉजिस्टिक्स फैसिलिटीज को अवेल करने के लिए एग्रीमेंट साइन किया है
जिसको कहा जाता है लिमोआ। मतलब इंडिया की जो पोर्ट फैसिलिटीज़ हैं उनका इस्तेमाल फ्रांस कर सकता है और फ्रांस की पोर्ट फैसिलिटीज़ का इस्तेमाल इंडिया कर सकता है। इस प्रकार की चीज़ें तय होती हैं लिमोआ एग्रीमेंट में। तो फ्रांस का जो रीयूनियन आइलैंड्स हैं वहाँ पर पोर्ट फैसिलिटीज़ को इंडिया अवेल कर सकता है फ्रांस के साथ इस एग्रीमेंट को साइन करने के बाद। और अच्छी बात यह है फ्रांस के पास लॉजिस्टिक फैसिलिटीज़ हैं आबू धाबी में भी और जिबूती में भी। तो इंडिया भी उन फैसिलिटीज़ को अवेल कर सकता है। इसके बाद चाइना की बात की जाती है। चाइना ने भी देखो नेवल बैलेंस को चेंज करने की कोशिश की है इंडियन ओशन में। चाइना बांग्लादेश और पाकिस्तान जैसे देशों के साथ अपने नेवल कोऑपरेशन को बहुत ज़्यादा इंक्रीज कर रहा है। यूएसए की बात करें, जब देखो यूएसए ने अफगानिस्तान में ऑपरेशन इंड्यूरिंग फ्रीडम लॉन्च किया और उसके बाद इराक में इराकी फ्रीडम ऑपरेशन लॉन्च किया, उसके बाद इंडियन ओशन में यूएसए नेवी करियर बैटल ग्रुप्स की एंट्री हो गई। तो देखो हमने ये समझ लिया किस प्रकार से इंडियन ओशन रीजन में आइलैंड स्टेट्स के ऊपर इन्फ्लुएंस इस्टेब्लिश करने के लिए विभिन्न देशों के बीच कंपटीशन चल रहा है। और देखो ये जो छोटे छोटे आइलैंड स्टेट्स हैं ना इंडियन ओशन में, ये काफ़ी ज़रूरी हैं इंडिया के लिए, इंडिया की सिक्योरिटी के लिए काफ़ी ज़्यादा अहम है। और चूंकि दूसरे देशों के लिए ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, फॉर एग्जांपल एशियन या फिर नॉन एशियन नेवीज़ के लिए, क्योंकि इनकी लोकेशन आप देखोगे तो देखो इंपॉर्टेंट रूट्स के बीच में पड़ते हैं ये आइलैंड स्टेट्स। तो मान लीजिए चाइना का शिप यहाँ से गुजर रहा है, फ्यूल कम हो गया या फिर शिप में कोई खराबी हो गई, तो यहाँ पर अगर किसी आइलैंड स्टेट के साथ चाइना का एग्रीमेंट साइन होगा पोर्ट फैसिलिटीज़ को अवेल करने के लिए, तो चाइना का शिप यहाँ पर रुक जाएगा ना। चाइना से कोई शिप नहीं मंगाना पड़ेगा रिफ्यूलिंग के लिए या फिर शिप को ठीक करने के लिए। तो इसलिए जो बड़े देश हैं जिनके शिप गुजरते हैं इस रूट से, वो ये चाहते हैं कि इंडियन ओशन में जो आइलैंड स्टेट्स आते हैं उनके साथ रिश्ते अच्छे हों, इन आइलैंड स्टेट्स में हमारी पोर्ट फैसिलिटीज़ हों ताकि लॉजिस्टिक्स के लिए उन पोर्ट फैसिलिटीज़ को इस्तेमाल किया जा सके। तो इसलिए इन आइलैंड स्टेट्स की इंपॉर्टेंस इंडिया के लिए काफ़ी ज़्यादा है। वैसे भी देखो इंडियन ओशन परंपरागत रूप से यहाँ पर इंडिया का इन्फ्लुएंस रहा है, तो इंडिया नहीं चाहता इंडिया के अलावा यहाँ पर किसी और देश का इन्फ्लुएंस इस्टेब्लिश हो। तो इसलिए इंडिया ने भी कोशिश की है कि इंडिया का इन्फ्लुएंस यहाँ पर बरकरार रहे और कोई देश फॉर एग्जांपल चाइना यहाँ पर अपना इन्फ्लुएंस ना इस्टेब्लिश कर सके। 2015 मार्च में प्रधानमंत्री मोदी डोवल के साथ और एस जयशंकर के साथ, उस समय एस जयशंकर फॉरेन सेक्रेटरी थे, प्रधानमंत्री मोदी ने सेशल्स की यात्रा की। तो पिछले 30 सालों में सेशल्स की यात्रा करने वाले पहले प्रधानमंत्री बने प्रधानमंत्री मोदी। इसके अलावा प्रधानमंत्री मोदी ने मॉरिशस और श्रीलंका की यात्रा भी की। उस समय प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था इस रीजन के साथ यानी इंडियन ओशन रीजन के साथ रिश्तों को मजबूत बनाने को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस इंडिया देता है, क्योंकि ये रीजन इंडिया की सिक्योरिटी के लिए और इंडिया की प्रोग्रेस के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके बाद इंडिया ने देखो सिंगापुर के साथ एक एग्रीमेंट साइन करके, सिंगापुर में एक पोर्ट है चेंगी, तो इस पोर्ट पर फैसिलिटीज़ को अवेल करने के लिए इंडिया ने सिंगापुर के साथ एग्रीमेंट साइन किया है ताकि यहाँ पे इंडियन वारशिप्स को रीफ्यूल किया जा सके, उनकी मेंटेनेंस हो सके। इसके अलावा वियतनाम के साथ भी हमने एग्रीमेंट साइन किया है। वियतनाम में नहा तरंग जो पोर्ट है उस पोर्ट की लॉजिस्टिक फैसिलिटीज़ को अवेल करने के लिए इंडिया के अलावा सिर्फ यहाँ पर यूएस नेवल स्टेशन मर्सी जो कि एक हॉस्पिटल शिप है, सिर्फ ये हॉस्पिटल शिप लॉजिस्टिक फैसिलिटीज़ को अवेल करता है वियतनाम के नहा तरंग पोर्ट पर। इसके अलावा इंडिया ने अपनी फॉरेन पॉलिसी में ऑफिशियली भी आइलैंड डिप्लोमेसी की इंपॉर्टेंस को एक्नॉलेज किया। कैसे? मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर के द्वारा 2 नई डिवीजन्स इस्टेब्लिश की गई, एक इंडो पैसिफिक डिवीजन और दूसरी इंडियन ओशन रीजन डिवीजन। पिछले कुछ सालों में इंडिया ने अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स को काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी है एज ए मिलिट्री प्लेटफॉर्म, क्योंकि अंडमान एंड निकोबार आइलैंड से मिलिट्री ऑपरेशंस चलाए जा सकते हैं इस पूरे रीजन की सर्विलेंस के लिए।
जैसे देखो ये अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स हैं और यहाँ पे है मलक्का स्ट्रेट। तो इस पूरे रीजन पर सर्विलेंस की जा सकती है इन आइलैंड्स को बेस बनाकर। इसके बाद 2001 में इंडिया ने अपनी फर्स्ट ट्राई सर्विसेज कमांड इस्टेब्लिश की अंडमान और निकोबार में, जिसमें आर्मी, एयरफोर्स, नेवी तीनों हैं। इसके अलावा यहाँ पर कोस्ट गार्ड भी तैनात हैं ताकि इंडिया की मैरीटाइम और टेरिटोरियल सिक्योरिटी को इंश्योर किया जा सके। इंडिया ने जापान के साथ भी एग्रीमेंट साइन किया ताकि जापान अंडमान और निकोबार आइलैंड्स पर जो पोर्ट फैसिलिटीज़ हैं या फिर लॉजिस्टिक्स फैसिलिटीज़ हैं उनको अवेल कर सकें। अब लास्ट में बात की जाती है इंडियन ओशन रीजन में इंडिया और चाइना के बीच चल रही राइवलरी के बारे में। देखो 2008 के बाद चाइना ने एंटी पायरेसी ऑपरेशंस के नाम पर अपनी यहाँ पर सेमी परमानेंट प्रेजेंस इस्टेब्लिश की है। यानी चाइना की जो नेवी है वो यहाँ पर गश्त लगाती है और चाइना बोलता है हम एंटी पायरेसी ऑपरेशंस के लिए ऐसा करते हैं क्योंकि चाइना के बहुत से शिप्स इंडियन ओशन से होकर गुजरते हैं और उनको पायरेट से बचाया जा सके। 2017 अगस्त में चाइना ने जिबूती में अपना नेवल बेस इस्टेब्लिश किया और देखो 19 अप्रैल 2016 को जब एक डिस्कशन चल रही थी तो चाइना के जो ऑफिशिएटिंग एम्बेसडर थे वैसे डिस्कशन चल रही थी साउथ चाइना सी के बारे में, लेकिन डिस्कशन करते करते चाइना के एम्बेसडर ने बोला कल को अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स की ओनरशिप पर भी कोई सवाल उठा सकता है। तो ये इंडिया के लिए एक खतरे की घंटी थी। वैसे देखो इंडिया को इंडियन ओशन में घेरने के लिए चाइना की एक पॉलिसी भी है स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स। हालांकि चाइना की ये ऑफिशियल पॉलिसी नहीं है, नाम दिया गया है कि किस प्रकार से चाइना इंडिया को घेरने की कोशिश कर रहा है इंडियन ओशन में, इंडिया के आसपास विभिन्न देशों में अपने पोर्ट्स इस्टेब्लिश करके। जैसे पाकिस्तान में ग्वादार पोर्ट का कंट्रोल चाइना के पास है, श्रीलंका में हम्बनतोता पोर्ट का कंट्रोल चाइना के पास है, बांग्लादेश में चिटागोंग पोर्ट और म्यांमार में सितवे पोर्ट। तो आप देख सकते हो किस प्रकार से चाइना ने इंडिया को घेरने की कोशिश की है और इसको नाम दिया गया है विभिन्न एक्सपर्ट्स के द्वारा स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स पॉलिसी। चाइना की इस पॉलिसी के अगेंस्ट इंडिया की भी एक पॉलिसी है जिसका नाम है नेकलेस ऑफ डायमंड्स। देखो ये पॉलिसीज जो हैं ऑफिशियल पॉलिसीज नहीं है, मतलब नाम दिए जाते हैं विभिन्न एक्सपर्ट्स के द्वारा। ऐसा प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा या फिर एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर के द्वारा कभी नहीं बोला गया कि हाँ ये इंडिया की पॉलिसी है नेकलेस ऑफ डायमंड्स, चाइना की स्ट्रिंग ऑफ पॉलिसी को काउंटर करने के लिए। है क्या इस नेकलेस ऑफ डायमंड्स पॉलिसी में? इस पॉलिसी में ये इन्वॉल्व है ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया, वियतनाम, इसके अलावा गल्फ कोऑपरेशन कंट्रीज के साथ रिश्तों को मजबूत बनाना। इसी कंटेक्स्ट में इंडिया ने काफ़ी सारे ईस्ट एशियन कंट्रीज के साथ अपने रिश्तों को मजबूत बनाया है। फॉर एग्जांपल सिंगापुर के चैंगी पोर्ट की फैसिलिटीज़ को अवेल करने के लिए इंडिया ने एग्रीमेंट किया। वियतनाम के नाहा तरंग पोर्ट फैसिलिटीज़ को अवेल करने के लिए इंडिया ने एग्रीमेंट किया। तो देखो इसी श्रेणी में ताइवान भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ताइवान जो 1971 तक जिसे एज ए चाइना माना जाता था, देखो लोग सेमी कल्चर के हैं चाइना में और ताइवान में, और इवन चाइना तो ताइवान को अपना ही पार्ट मानता है। ताइवान के साथ अच्छे रिश्ते बनाना इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि कल को पॉलिटिकल या फिर मिलिट्री इंटेलिजेंस हासिल करनी हो तो ताइवान हमें पॉलिटिकल और मिलिट्री इंटेलिजेंस प्रोवाइड कर सकता है, क्योंकि चाइना और ताइवान का कल्चर सेम है। ताइवान के लोग, ताइवान के ऑफिशियल्स या फिर ताइवान के एजेंसीज वाले, कुछ भी कहिए, वो चाइना में जाके आसानी से इंटेलिजेंस इकट्ठा कर सकते हैं, जबकि इंडिया के एजेंट्स के लिए, इंडिया के ऑफिशियल्स के लिए, इंडिया की एजेंसीज के लिए चाइना में जाकर इंटेलिजेंस इकट्ठा करना मुश्किल होता है क्योंकि कल्चर अलग अलग हैं। लेकिन ताइवान और चाइना का कल्चर सेम है, तो ताइवान के साथ हमारे रिश्ते अच्छे होते हैं, तो इससे इंडिया को फायदा होता है। इस डिस्कशन में फिलहाल इतना ही है। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।